हेलो दोस्तों, यह मेरा ऑफिस प्रोसीजर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 से लेकर 4 तक चैप्टर कवर किया था। इसमें हम 5, 6, 7, 8 और 9 देखेंगे, या फिर उसके भी आगे जो भी इम्पोर्टेंट है, मतलब 10, 11 तक, 12 तक जो भी है, मिसलेनियस तक वो कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर 5 किससे रिलेटेड है? फाइल मैनेजमेंट के बारे में बताता है। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, उनसे रिलेटेड है। सबसे पहले फाइल आती कहाँ है? वो CR सेंट्रल रजिस्ट्री या फिर इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट काउंटर पे आती है। उसके बाद वहाँ जब यहाँ आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे इसकी नंबरिंग वगैरह की जाती है और फिर वो फर्दर डीलिंग हैंड को पास कर दी जाती है। डीलिंग हैंड जो LDC UDC ये सब होते हैं उनको पास कर दी जाती है। उनसे जाती है ये सेक्शन ऑफिसर के पास। सेक्शन ऑफिसर से डायरेक्ट वो अंडर सेक्रेटरी के पास या फिर ब्रांच ऑफिसर के पास जाती है। ब्रांच ऑफिसर से डिविजनल हेड या डिप्टी सेक्रेटरी, और डिप्टी सेक्रेटरी से ये प्रॉपर अगर चैनल ऐसे जाएगी तो यहाँ से फिर जॉइंट सेक्रेटरी या असिस्टेंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी से फिर सेक्रेटरी, या फिर ब्रांच से डायरेक्ट सेक्रेटरी के पास भी जा सकती है। और सेक्रेटरी से फिर कहाँ जाएगी? ये मिनिस्टर के पास जाएगी। मिनिस्टर फिर कहाँ जाएगा? मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के लिए, और पार्लियामेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टू द पीपल के लिए। तो वो डायरेक्ट फिर मतलब यहाँ फिर से घूम घुमा के कहाँ जाती है? जनता के पास जाती है। इसमें है स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट। स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट क्या होती है? जैसे कोई भी काम होता है जो रेपिटेटिव नेचर का होता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम नोटिंग चलाएं या कोई फाइल को मूवमेंट करें, इधर उधर भेजें। तो जैसे इनमें क्या है कि स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट में क्या है, जैसे आगे हमारा ये लीव सैंक्शन से रिलेटेड हो गया, GPF एडवांस हो गया, या फिर हाउस बिल्डिंग अलाउंस हो गया, या फिर चाइल्ड केयर अलाउंस हो गया, या फिर ऐसे कोई मतलब इन सब चीज़ों के लिए क्या है, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट बनाइए। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट क्या होती है? एक फॉर्मेट होता है जिसमें ऑलरेडी वो सब चीज़ें बनी होती है। जैसे हम कोई फॉर्मेट होता है, उसमें एक एप्लीकेंट ने अप्लाई किया, फिर सेकंड आता है अप्लाई करता है उसी फॉर्मेट में, तो उसके लिए कोई हमें नोटिंग चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो फॉर्मेट ही देख के ऑफिसर समझ जाता है कि हाँ ये इस चीज़ का है, और इसमें हमें मतलब एप्लीकेंट ने इसमें किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है। तो ये रेपिटेटिव नेचर के लिए होते हैं, मतलब जो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट या फिर रेपिटेटिव नेचर के लिए किस शीट का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या होगा? स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट होगा रेपिटेटिव नेचर के लिए। अब आता है लेवल ऑफ डिस्पोजल। कोई भी मतलब जो हायरकी मेंटेन की जाती है उसमें लेवल ऑफ डिस्पोजल होता है, मतलब कोई भी ऐसे फाइल मूवमेंट है वो मैक्सिमम कितने लेवल तक जा सकती है। अगर ऐसे 10-15 लेवल तक घुमाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा हमारा। तो इसलिए एक हायरकी मेंटेन करने के लिए एक लेवल बनाया गया है। जो मतलब कोई भी फाइल मूवमेंट होता है या कोई भी फाइल पास की जाती है तो उसमें लेवल 4 मतलब मैक्सिमम 4 लेवल ही होना चाहिए, 4 से ज़्यादा लेवल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई फाइल मूव करती है सेक्शन ऑफिसर से, तो सेक्शन ऑफिसर चाहे तो वो डायरेक्ट ब्रांच ऑफिसर को भेज सकता है, मतलब अंडर सेक्रेटरी। उसके बाद फिर वो अंडर सेक्रेटरी भेजेगा डिप्टी सेक्रेटरी को, और वहाँ से फिर वो सेक्रेटरी को चली जाएगी। एक तो ये हो गया, या फिर आगे इसके आगे मतलब जैसे भी जाना हो और उस हिसाब से वो मूव करेगी। अगर मिनिस्टर्स को जाना है तब भी वो 4 स्टेज में मूव करेगी। और अर्जेंसी कोई नेचर है तो इसमें लेवल को जंप किया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसे ही कंसर्न ऑफिसर है, उसके पास जानी है फाइल और वो अर्जेंट है मैटर, उस फाइल में जो मैटर है वो अर्जेंट है, तो इसमें लेवल ऑफ हायरार्की को जंप किया जा सकता है। अब इसमें देखेंगे गाइडलाइंस फॉर नोटिंग। नोटिंग के लिए क्या क्या गाइडलाइन दी है? नोटिंग हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, मतलब कंसाइज एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो ज़रूरी लग रही है, तो उसे अपेंडिक्स में अटैच कर देना चाहिए। नोटिंग लिखते टाइम हमेशा ध्यान देना चाहिए, ओनली ब्लू या ब्लैक इंक का ही यूज होना चाहिए नोटिंग में, चाहे वो हैंड रिटन नोटिंग हो या फिर हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग हो। यहाँ मैं कुछ नोटिंग का फॉर्मेट बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक नोटिंग की फॉर्मेट है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, जो डीलिंग हैंड होगा वो अपने रिमार्क्स देगा। रिमार्क्स देने के बाद वो नीचे अपने लेफ़्ट साइड में यहाँ पे मान लीजिए ऐसे साइन कर दिया। अब ऑफिसर के पास जाएगी ये, ऑफिसर क्या करेगा, यहाँ पे अपने रिमार्क्स दिया, और ऑफिसर साइन करे कहाँ करेगा? राइट साइड में साइन करेगा। और राइट साइड में साइन करने के बाद ये नोटिंग क्लोज हो जाती है। तो राइट साइड में जब साइन करेगा ऑफिसर, तो उसके लिए क्या होगा
कि पहले तो उसका पूरा नाम, डेट और उसके बाद रैंक भी दी जाएगी, मतलब ऑफिसर क्या, उसका नाम क्या है, रैंक क्या है, सारी चीज़ें मतलब उसकी लिखी जाएगी। और या फिर डिजिग्नेशन, किस पोस्ट पे वो अभी डिजिग्नेटेड है, वो भी लिखा जाएगा इसमें। अब बता मॉडिफिकेशन ऑफ नोट्स या ऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्या है कि मॉडिफिकेशन ऑफ नोट्स या ऑर्डर, मान लीजिए ये एक नोटिंग है, ये यहाँ पे एक नोटिंग एक कोई जूनियर ने चला रखी है, यहाँ पे साइन किया अपने, यहाँ पे फिर फर्दर सीनियर ने लिखा अपने फैक्ट और यहाँ पे उसने साइन कर दिया, साइन नहीं किया या फिर मतलब वो जैसे साइन कर दिया। अब ये नोटिंग है, जब यहाँ पे ये नोटिंग बन के आई, मतलब डीलिंग हैंड या जिसने भी ये नोटिंग चलाई उसके आगे आई, तो जो सीनियर ऑफिसर है उसको अपने डीलिंग हैंड से ये नहीं कहना चाहिए कि इसमें कोई चेंजेस करो या फिर इसमें कोई मॉडिफिकेशन करो, या फिर उसको अगर कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि इसके यार ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ चीज़ें पेस्ट करो, मतलब यहाँ से उठा के ये चीज़ें उठा के पेस्ट कर दो या उसे किसी चीज़ से कंसील कर दो चिपका के, ये सब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर हाँ उसे ऐसा कुछ लग रहा है तो वो अपने रिमार्क्स में लिख सकता है, कोई नेसेसरी पॉइंट है या फिर जो कुछ कमी लग रही है वो अपने रिमार्क्स दे सकता है उन पे कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो जूनियर ने लिखा है उसको मॉडिफाई या फिर उसको कंसील नहीं कर सकता है। ये चीज़ें इसमें दी गई है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पेस्टिंग ओवर ए नोट आर ए पोर्शन ऑफ इट टू कंसील सेड नॉट बी डन वेयर note recorded in the first instant require any modification on account of additional fact or any error having come to notice, a subsequent note may be recorded। मतलब कि अगर कोई ऐसा दिखाई इसमें लग रहा है कि कोई ऐसी मॉडिफिकेशन है या कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए तो वो नोट तो कम साथ में रहेगा ही, उसके अलावा एक और नोट शीट चला देनी चाहिए। इसके बाद क्या कह रहा है, अगर कोई नोटिंग पे फाइनल डिसीजन ले लिया गया है उसके बाद अगर ये दिख रहा है कि इसमें कोई कमी रह गई है या फिर कोई मतलब मिस्टेकन है या इनकरेक्ट फैक्ट है या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन आ गया है जो रूल को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो ये नोटिंग भी विड्रॉल नहीं की जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा, हाँ विड्रॉल की जा सकती है, लेकिन इसमें विड्रॉल करने के लिए क्या होना चाहिए, जो ऑफिसर ने इसको बनाया है, मतलब जो ऑफिसर ने नोटिंग चलाई है उससे सीनियर ऑफिसर होना चाहिए। ये नहीं कि जिसने चलाई है वही ऑफिसर इसको विड्रॉल कर सकता है, ऐसा नहीं है। जो जिसने मतलब इसको चलाई है उससे सीनियर ऑफिसर इसको विड्रॉल कर सकता है। अब ये देखते हैं नोटिंग ऑन फाइल रिसीव्ड फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट। अगर कोई अदर डिपार्टमेंट से फाइल आती है, नोटिंग आती है, जैसे वो क्या करे, कोई इन्फॉर्मेशन मांग रही है या फिर मतलब ऐसे कुछ चीज़ जो हमसे मांग रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से समझते हैं। यदि कोई फ़ाइल है, मतलब जैसे कोई फ़ाइल है दूसरे डिपार्टमेंट से आती है, वो किस लिए आएगी, हमारे पास ओपिनियन मांग रही है या कोई रूल मांग रही है या फिर कोई कंकरेंस आदि को मतलब जानना चाहती है वो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए वहाँ से एक फ़ाइल ऐसे आई है, ये एक फ़ाइल आई है, ये एक फ़ाइल आई है दूसरे डिपार्टमेंट से, यहाँ पे उसने अपने कंसर्न दे रखे हैं, इससे वो रिगार्डिंग पॉइंट मांग रहा है और यहाँ पे उसने ब्लैंक दे रखा है कि इस पर यहाँ पे फिल कर दो, ये जो पोर्शन है ब्लैंक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और हम अपनी तरफ से नोटिंग चलाएंगे। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे फाइल 2 रेज कर दी, फाइल 2 में अगर हम हाँ इसको यहाँ पे चलाएंगे, इसमें जो जो पॉइंट है यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम आगे अपने कंसर्न मतलब जो ऑफिसर है जिसको ये चीज़ें इन चीज़ों की जानकारी है उसको ले जाएंगे और वहाँ पे जब वो अपने डिसीजन रिमार्क्स लिखता है यहाँ पे, ये वाले रिमार्क्स उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसमें रिमार्क्स पेस्ट करने के साथ साथ इसमें क्या क्या डालेंगे, और नंबर एक फाइल नंबर भी डालेंगे इसमें, जिस फाइल में ये मतलब इसमें जो रिमार्क्स मिला था वो नंबर भी इसमें डालेंगे कि दिस रिमार्क्स वाज गिवन इन द फाइल नंबर ऑफ इतना इतना, ये भी डालेंगे। और जो रिमार्क्स है वो तो पेस्ट करेंगे ही। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर कोई ऐसी फाइल आती है जिसके बारे में जिस मतलब जैसे कोई फाइल आई उसके बारे मान लीजिए कोई रूलिंग के लिए या कोई ओपिनियन मांग रही है और जिसके पास आती है वही ऑफिसर उसके बारे में जानता है, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो आगे ले जाके फर्दर आगे सीनियर ऑफिसर के पास जाए। वो चाहे तो उसमें अपने जो मतलब जानकारी है वो फिल करके
मान लीजिए ऐसी कोई फाइल आई है, इसमें उसने पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे अपनी वो रिमार्क्स दे के वो यहीं से फाइल को रिटर्न कर सकता है, उसको हायर ऑफिसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है एड्स टू प्रोसेसिंग। एड्स टू प्रोसेसिंग क्या होती है, जैसे किसी भी ऑफिसर को काम करने में मदद करने वाले डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं। अभी इसमें आती है मतलब प्रेसिडेंट बुक आती है। प्रेसिडेंट मतलब बुक, जैसे प्री मतलब पहले का ही होता है, तो पहले से कोई केसेस या डिसीजन जिनमें रिकॉर्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट बुक कहते हैं। ये किसी ऑफिसर को क्या कोई मतलब मान लीजिए कोई ऐसी केसेस हुआ, मान लो केस ए हुआ यहाँ पे, इसमें कुछ कंडीशंस आई हैं जो हमें नहीं पता इनके बारे में, कोई रूलिंग, और सेम केस पहले 2005 में भी हो गया था, तो इसमें प्रेसिडेंट बुक में ये इस केस के बारे में मेंशन रहेगा कि 2005 में यही अल्फ़ा वाला केस यहाँ पे हो गया था, और यही वाला केस कब का है, 2025 का है, तो इसमें ये चीज़ें मेंशन रहेगी। अगर इनके बीच में इन रूल्स के बारे में कोई मॉडिफिकेशन आया है तो वो मॉडिफिकेशन भी इसमें मेंशन रहता है कि हाँ ये पहले हुआ था, बाद में इसको इस रूल को मॉडिफाई किया गया, या जैसे भी इसमें जो भी किया गया हो वो मेंशन रहेगा। ये होती है इसको कहते हैं प्रेसिडेंट बुक। इसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट आती है। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट होती है रूटीन मैटर के लिए, जैसे फिक्स फॉर्मेट होता है, स्टेप टू स्टेप क्या करना होता है, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं इसमें। अब ये चीज़ें याद रखिएगा, 2 बार आ गया ये स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट क्या है, रूटीन मैटर के लिए। इसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डिस्कशन एंड मिनट्स। इसमें क्या होता है, मीटिंग या डिस्कशन का में जो रिटर्न समरी होती है, मतलब कि किसने क्या कहा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कई ABCD 4 ऑफिसर हैं, ABC 3 ऑफिसर हैं, इसने ये कहा, फिर इसने ये चीज़ें डिस्कशन करी, फिर जो सीनियर है उसने क्या कहा, वो सारी चीज़ें इसमें मिनट में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डिस्कशन या मिनट, जैसे इनमें क्या, इसको इसलिए रखा जाता है कि इसमें कुछ पॉलिसीज़ बन के आई हैं या क्या, मतलब इसमें डिस्कशन कंक्लूजन क्या निकला है, वो सब चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डिस्कशन है या फिर ये एंड मिनट्स है। होता है कॉपीज ऑफ एक्ट्स, रूल्स, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस कंसर्निंग टू द सब्जेक्ट डेल्थ विद ईच डिपार्टमेंट शैल बी मेंटेन इन बोथ फिजिकल फॉर्म एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब हमने देखा होगा कोई भी ऐसी फॉर्म, मतलब हम किसी ऐसे जैसे जाते हैं, मान लीजिए हम स्टेब्लिश ब्रांच में गए, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे रूल्स से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं। वो होता है क्या, एक फिजिकल फॉर्म होता है, और रूल्स मतलब बुक्स या फाइल्स रखी होती हैं, वो क्या है, एक फिजिकल फॉर्म है। सेम उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखी होती हैं वो चीज़ें, जिससे हमें कहीं ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कि बुक में हम पेज बाय पेज ढूंढ रहे, हमें क्या करना है, अभी फाइंड में जाके, फाइंड टू टेक्स्ट में जाके वो चीज़ें हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। तो वो क्या हो गया कि मतलब इसका कहने का मतलब है, अगर कोई एक्ट, रूल या ऑर्डर है या इंस्ट्रक्शन है कोई कंसर्न, किसी चीज़ से कंसर्न सब्जेक्ट से, तो उसको क्या करेगा, हम मेंटेन करेंगे फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों फॉर्म में। इसके बाद आती है गार्ड फाइल। गार्ड फाइल क्या होती है, इसे एक ऑफिसर मेंटेन करता है। जब वो मान लीजिए एक दूसरे ऑफिसर को हैंड ओवर करता है, तो इसमें लिखा रहता है कि क्या क्या काम हमने कंप्लीट कर दिया है, क्या क्या काम पेंडिंग है, इसमें क्या, मतलब ये सपोर्टिंग रोल अदा करता है। ये एक ऑफिसर को क्या करता है, सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए कोई नया ऑफिसर आया, उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, या उनको क्या क्या, मतलब एक मान लीजिए एक अंडर सेक्रेटरी यहाँ से रिटायर हो गया, अब इसको जो पुराना वाला जो अंडर सेक्रेटरी था, जब जाने से पहले, मतलब ये जब जाएगा रिटायरिंग वाला, तो ये नए वाले को एक गार्ड फाइल देगा। गार्ड फाइल में लिखा होगा कि ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, अभी ये टास्क पेंडिंग है हमारे ऊपर, ये मतलब या किसी की डिपार्टमेंट के ऊपर हम ये इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ लिखी होंगी, प्लस इसमें रूल्स लिखे होंगे, इसमें हिस्ट्री लिखा होगा, और मतलब जो एक्ट्स वगैरह होंगे, जो भी मतलब पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट होंगी, वो इसमें मेंशन होती हैं। इसके बाद आता है ओरल डिस्कशन। ओरल डिस्कशन क्या होता है कि अगर कोई ऑफिसर हमें ओरल डिस्कशन मतलब इंस्ट्रक्शन देता है, तो जूनियर ऑफिसर को देता है, तो हमें जूनियर ऑफिसर को क्या करना चाहिए, उससे रिटर्न में लेना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो कुछ समय बाद लेना चाहिए, लेकिन उसे रिटर्न में लेना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हर काम के लिए वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन देगा? नहीं। उसकी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, उसमें रूटीन नेचर के लिए SOP मेंटेन होती है। अगर वो SOP से अलग कोई काम करवा रहा है तो उसको रिटर्न इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो SOP के बिहाफ पे काम करते रहते हैं।
पॉइंट नंबर 20 में भी है ओरल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बाई हायर ऑफिसर। यदि कोई हायर ऑफिसर है, मान लीजिए सेक्रेटरी है या कोई मतलब ऐसे मिनिस्टर्स है, वो कोई ऐसे वो मतलब अपने पर्सनल स्टाफ के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शन देता है, तो ऑफिसर को क्या करना चाहिए, उससे भी रिटन कंफर्मेशन ले लेनी चाहिए। यदि मान लीजिए इंस्ट्रक्शन एज पर रूल नहीं है, तो उससे सेक्रेटरी से क्लियर कर लेना चाहिए। मतलब ये उसको सेक्रेटरी से बताना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन एज पर रूल नहीं है। उससे कंफर्म कर लेना चाहिए कि मिनिस्टर साहब को ये रूल के बारे में क्या जानकारी नहीं है, या फिर मतलब ये इंस्ट्रक्शन एज पर रूल नहीं है, तो सेक्रेटरी से क्लियर ऑर्डर ले लेना चाहिए। इसके बाद आता है फाइलिंग ऑफ पेपर्स। फाइलिंग ऑफ पेपर कैसे कहते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसे मान लीजिए पेपर या रिसीट आती है, तो उसकी फाइलिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहले मान लीजिए ये एक हो गया हमारे पास, सपोज़ कि ये एक फ़ाइल है, ये ऐसे बीच में बैंड होती है, तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन नोट, इस साइड में ग्रीन नोट होता है जहाँ पर रिमार्क्स वगैरह लिखे जाते हैं। लास्ट क्या होता है, लास्ट जो होता है वो अपेंडिक्स होता है, बीच में करस्पॉन्डेंस जो लगाए जाते हैं वो होते हैं। अब ग्रीन नोट को यहाँ पे मतलब लेफ़्ट साइड में यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे ग्रीन नोट चिपकाया जाता है, और अपेंडिक्स को क्या होता है, राइट साइड में ऐसे होल्ड करके यहाँ पे अपेंडिक्स चिपकाया जाता है। बीच में फिर क्या होता है, इसकी करस्पॉन्डेंस फाइल जो होती है वो रहती है। अगर मान लीजिए फाइल बहुत बल्कि हो जाती है, तो क्या करेंगे, इसका हम पार्ट 2 निकाल देंगे, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे कर देंगे, इसको 2 फाइल में इसकी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कर देंगे। अब आता है रेफरेंसिंग के बारे में। कोई भी नोट्स है या मतलब कोई एक फ़ाइल है, इसकी रेफरेंसिंग कैसे की जाती है। मान लीजिए ये एक फ़ाइल है ऐसे, अब रेफरेंसिंग करने के लिए एवरी पेज इन ईच फाइल ऑफ द मतलब एवरी पेज इन ईच पार्ट ऑफ फाइल विल बी कंसेक्यूटिवली नंबर्ड इन सेपरेट सीरीज ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। मतलब जो इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके टॉप राइट साइड में, मान लीजिए ये एक पेपर है, यहाँ पे टॉप में राइट साइड में उसकी नंबरिंग की जाएगी। तो ये होता है रेफरेंसिंग। अगर मान द डॉक्यूमेंट अंडर कंसिडरेशन ऑन ए फाइल शैल बी फ्लैग्ड PUC एंड द लेटेस्ट फ्रेश रिसीट नोटेड अपॉन एज FR fresh receipt is if there is more than one FR they shall be flagged separately as FR1 FR2 एंड सो ऑन। मतलब कि अगर कोई ऐसे कोई फाइल है वो अंडर कंसिडरेशन गई है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट साइन करवाने गई है या कुछ और किसी और काम के लिए वो अभी मौजूद नहीं है, उसके बाद उसका कोई और उसी से रिलेटेड फ्रेश रिसीट आ जाती है, उसकी कोई और रिसीट आ जाती है उसकी, तो उसको क्या करेंगे हम, उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे कि फ़ाइल आएगी तब उसको मूवमेंट कराएंगे। उसके लिए हम एक नई फ़ाइल बना देंगे, इसको करेंगे जिससे हम FR1 कह देंगे, फ्रेश रिसीट 1 कर देते हैं। अगर मान लीजिए एक और आ जाती है तो उसे हम FR2 कर देंगे, फ्रेश रिसीट 2 कर देंगे। जब इन पे मैटर सॉल्व मतलब क्लोज हो जाएगा तो इनको सबको मर्ज कर देते हैं लास्ट में। लिंकिंग ऑफ फाइल देखते हैं, लिंकिंग ऑफ फाइल क्या है। लिंकिंग ऑफ फाइल होता है कि मतलब इफ़ द इशू रेज्ड इन 2 or more current files are interconnecting the relevant file shall be linked। मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी कोई फाइल है जो इनका जो मैटर है वो इंटरकनेक्टेड है आपस में, तो उनके लिए अलग अलग फाइल चलाने की ज़रूरत नहीं है। पहले उनको हम लिंकिंग ऑफ फाइल करेंगे, मतलब सभी फाइल को एक आपस में लिंक कर देंगे और एक सिंगल फाइल चलाएंगे। जब उस पर मैटर कोई मतलब जब उस पर वो मैटर क्लोज हो जाता है तो उसके बाद डीलिंक कर देंगे उसको, मतलब फ़ाइल अलग अलग कर देंगे। फिर अब आता है यूज ऑफ अर्जेंसी ग्रेडिंग। ग्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट ग्रेडिंग होती है, प्रायोरिटी होती है, उसके बाद टॉप प्रायोरिटी होती है। इमीडिएट ग्रेडिंग में क्या होता है, प्रॉम्प्ट एक्शन की नीड होती है, प्रॉम्प्ट एक्शन की नीड होती है इसमें। इमीडिएट जो ग्रेडिंग होती है, उसके बाद प्रायोरिटी होती है, जिन्हें हम बाकी जो मतलब ऐसे रूटीन वाले या अदर जो केसेस हैं उनसे हम ऊपर रखेंगे, उनसे ऊपर हम प्रायोरिटी देंगे इन्हें। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मतलब जो एक्सट्रीम अर्जेंट केसेस होता है वो उसे क्या किया जाता है, टॉप प्रायोरिटी जो होता है वो एक्सट्रीम अर्जेंट केसेस में आता है।
उसके बाद आता है लोकसभा या राज्यसभा के से रिलेटेड अगर कोई केस या फाइल आती है तो उससे हम क्या करेंगे, उसे हम लोकसभा से रिलेटेड है तो उसे रेड कलर से मतलब उसकी फाइल को मेंशन करेंगे, और अगर राज्यसभा से रिलेटेड है तो उसको ग्रीन कलर की फाइल होगी उसकी। अब आता है चैप्टर नंबर 6, फॉर्म्स एंड प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर है ये। इनमें से मेरे अकॉर्डिंग 1-2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं किसी भी एग्जाम में, जो भी इनसे रिलेटेड जिनमें ये चैप्टर्स आते हैं उनमें इनसे क्वेश्चन ज़रूर ही रेज किए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि लेटर क्या होता है, और लेटर का सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है भारत सरकार, मतलब जहाँ से भेजा जा रहा है उसका एड्रेस दिया है। उसके बाद टू सब्जेक्ट, मतलब कि टू द प्रिंसिपल, या जिसको भी भेजा जा रहा है, टू द प्रिंसिपल ऑफ यूपीएससी या ऐसा फलाना जिसके नाम भी भेजा जा रहा है उसको, फिर जो कंटेंट है जो हमने लिखा है वो, फिर उसके बाद जो भेज रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे, उसके बाद जिसने भेजा है, जिसको भेजना है यहाँ पे उसका एड्रेस, सबसे लास्ट में यहाँ पे उसका एड्रेस, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लेटर को यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, सबसे पहले ये देखेंगे हम। जैसे अगर हमें अपने इंटर डिपार्टमेंटल के लिए लेटर यूज नहीं करना है, हमें कैसे करना है कि मान लीजिए अगर कोई बॉडी एम्स है या कोई अदर ऐसी बॉडी है जिससे आउटसाइड ऑफ दैट, मतलब उस बॉडी से अलग कहीं से कोई करस्पॉन्डिंग्स करनी है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट से करनी है उसको करस्पॉन्डिंग, तो वो क्या करेगा, लेटर का यूज करेगा। या फिर अदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या स्टैचुरी बॉडी हैं, उनसे अगर कोई करस्पॉन्डिंग्स करनी है तो वो क्या करेगा, लेटर का यूज करेगा। मतलब आउटसाइड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर यूज करना है तो वो लेटर का यूज होगा वहाँ पे। मतलब ये ऐसे अदर जो नोटिफिकेशन होते हैं या ऑफिस में मेमोरेंडम होता है वो सब चीज़ें नहीं यूज होंगी। क्या होगा कि लेटर यूज होगा वहाँ पे। और लेटर कहाँ कैसे स्टार्ट होता है, लेटर हमेशा याद रखना है, एक सैल्यूटेशन होता है लेटर में। सर या मैडम, जैसे 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 इसमें देखिए दिया गया है सैल्यूटेशन, मतलब कि रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम या विद रिस्पेक्ट, ऐसे करके मतलब सैल्यूटेशन दिया जाता है इसमें लेटर में। तो लेटर के लिए इतना काफ़ी है। ये चीज़ ध्यान रखना कि लेटर किसके लिए होता है। लेटर क्या होता है, मान लीजिए कि स्टैचुरी बॉडी है, उसको अगर आउटसाइड किसी डिपार्टमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग करनी है तो वो क्या करेगी, लेटर का यूज़ करेगी। मान लीजिए स्टैचुरी बॉडी को ऑटोनोमस बॉडी से करनी है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से करनी है, किसी स्टेट गवर्नमेंट से करनी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट से करनी है, तो वो किससे करेगा, वो लेटर फॉर्मेट में करेगा। मान लीजिए एक स्टेट है, उसको दूसरे स्टेट से करना है, तब भी वो लेटर फॉर्मेट का ही यूज करेगा। इसके बाद आता है डेमी ऑफिशियल लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पिछली बार एमसीआरई में क्वेश्चन आया था, तो आशा करता हूँ इस बार भी आएगा इससे क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर होता क्या है। डेमी ऑफिशियल लेटर होता है जैसे कोई, मान लीजिए मतलब कोई दो ऑफिसर्स हैं, वो एक दूसरे से मतलब कोई कॉरेस्पॉन्डिंग्स करना चाहते हैं। उन ऑफिसर की रैंक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये रैंक क्या है, एक 1 या 2 रैंक ऊपर या नीचे होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा के लिए फिर हम लेटर का इस्तेमाल करेंगे, डेमी ऑफिशियल लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डेमी ऑफिशियल लेटर में क्या होता है, एक फ्रेंडली टोन होती है, और इसमें सैल्यूटेशन क्या होता है, जैसे फ्रेंडली या फिर कोई पर्सनल टोन होती है इसमें, पर्सनल या फिर फ्रेंडली टोन कर सकते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है कि हम सैल्यूटेशन की जगह माय डियर या डियर, ऐसे ये चीज़ें यूज करते हैं। और कभी कभार इसमें हम मान लीजिए अगर माय डियर कोई है, मान लीजिए माय डियर उसका नाम एक्स है, तो माय डियर एक्स, उसमें नाम भी कभी कभी हम यूज कर लेते हैं इसमें। तो ये किसके लिए होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर किसके लिए होता है, जो मतलब कोई फ्रेंडली या पर्सनल टोन में किसी को लेटर लिखना है, और वो रैंक क्या होनी चाहिए, 1 या 2 मैक्सिमम होनी चाहिए बस। और ये अंडर सेक्रेटरी एंड एबव बिग किया जाता है, मतलब मिनिमम रैंक क्या होनी चाहिए उसके लिए, अंडर सेक्रेटरी होनी चाहिए। उसके बाद आता है देख अब ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है कि इसमें मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है जो कन्वे करनी है, मतलब जो अपने अंडर
डिपार्टमेंट से उनको कन्वे करनी है, उनको बताना है, तो उसमें उसके लिए हम क्या उसके लिए जो हायर डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, ऑफिस मेमोरेंडम इशू करता है। जैसे DOPT कोई मतलब कोई नोटिफिकेशन निकलता है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अगर कोई नोटिफिकेशन रिलीज करता है तो वो किसके फॉर्म में होता है, ऑफिस मेमोरेंडम के फॉर्म में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनके फॉर्म में होता है। ये किसके लिए कहते हैं, अटैच्ड या सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के लिए होती हैं। कि मान लीजिए ये इसमें क्या होता है, सिंगल को टारगेट नहीं कहते, इसमें कंप्लीट मतलब उसके अंदर जो जितने मतलब ऑफिसर्स हैं या अटैच्ड ऑफिसर्स हैं उन सभी के लिए होता है, ये उन सभी को कन्वे करना होता है इसके लिए। अब ये होता है इंटर डिपार्टमेंटल नोट है। इसमें क्या होता है कि इसको पहले मतलब क्या कहा जाता था कि इसको पहले UO नोट कहा जाता था। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। UO नोट किसे कहा जाता था, इंटर डिपार्टमेंटल नोट को ही UO नोट कहा जाता था। अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इसे यूज़ किया जाता है मान लीजिए एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से क्या मांग रहा है, एडवाइस मांग रहा है या व्यू मांग रहा है या कंकरेंस मांग रहा है किसी टॉपिक पे, या कमेंट या अदर डिपार्टमेंट्स ऑन ए प्रपोजल आर इन सीकिंग क्लैरिफिकेशन, किसी चीज़ पे क्लैरिफिकेशन मांग रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, मान लीजिए एम्स है, वो किसको लिख रहा है, ICMR को लिख रहा है। क्या लिख रहा है ये, इंटर डिपार्टमेंटल नोट लिख रहा है। सॉरी, एम्स ICMR को नहीं लिखेगा, कोई एस्टेब्लिश या ऐसा कुछ है वो लिखेगा एक अकाउंट ब्रांच को, या ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में ही इंटर डिपार्टमेंटल होंगी, पर वो क्या होंगी, एक डिपार्टमेंट दूसरे को करेगा वो। और इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, जैसे सब्जेक्ट मान लीजिए कि ये हो गया कि मतलब इसके सब्जेक्ट कैसे हैं कि इसमें 1 2 3 4 ऐसा करके, दिस डिपार्टमेंट विल बी ग्रेटफुल फॉर द एडवाइस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ऑन द इशू रेज्ड इन पैरा 4। मतलब कि जो इनमें 4 इशू रेज किए गए हैं, अगर इन पे आप हमें मतलब जो सहायता करी है उसके लिए ये डिपार्टमेंट क्या होगा, ग्रेटफुल रहेगा, जो एडवाइस आपने जिस पे हेल्प करी है उसके लिए। अब आता है ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर क्या होता है कि मतलब ऐसे कोई इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस ऑर्डर को यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को काम का डिस्ट्रीब्यूशन करना, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब, हाँ, जैसे रेगुलर लीव हो गई, कोई छुट्टी से रिलेटेड कोई ऐसी है चीज़ें हैं, तो उसके लिए क्या होगा, ऑफिस ऑर्डर होगा। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगा एमंग ऑफिसर्स एंड सेक्शंस, उनके लिए भी क्या होगा, ऑफिस ऑर्डर होगा। ये पहले से निकाला जाता है। जब कोई मतलब ब्रांच बन रही होती है तो उसके लिए ऑफिस ऑर्डर पहले ही रिलीज कर दिया जाता है कि जब मतलब एम्प्लॉय उसमें ऑफिसर बैठेंगे, उनको पता होना चाहिए कि मेरा ये काम है, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सब चीज़ें पहले, बाद में भी ये रिलीज किया जाता है। मान लीजिए कोई नया काम किसी सेक्शन में आता है तो उसके लिए भी ऑफिस ऑर्डर रिलीज कर दिया जाता है। अब आता है ऑर्डर। ऑर्डर किस लिए होता है कि अगर ये मतलब जैसे ये मान लीजिए कोई डिसिप्लिन केस है, उसके लिए भी ऑर्डर निकाला जाएगा। या फिर कोई फाइनेंशियल ऐसे मतलब ये फाइनेंशियल केसेस हैं, उनके लिए भी ऑर्डर इशू किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल सैंक्शन से के लिए मान लीजिए किसी ने उसमें डिपार्टमेंटल लोन लिया है, तो उसके लिए भी क्या होगा, और एक ऑर्डर निकल के आता है। या फिर लोन लेने के लिए अनएलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए भी एक ऑर्डर निकल के आएगा कि ये बंदा मतलब ये लोग जो जिन्होंने ये लोन के लिए अप्लाई किया है, डिपार्टमेंटल लोन के लिए अप्लाई किया है, वो एलिजिबल नहीं है। अब देखते हैं नोटिफिकेशन किस लिए इशू किया जाता है। नोटिफिकेशन इशू किया जाता है ऑर्डर्स के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए, या फिर प्रमोशन ऑफ गजेटेड ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन इशू किया जाता है। नोटिफिकेशन में क्या होता है कि मान लीजिए, हाँ, नोटिफिकेशन को नोटिफाई करना होता है हमें गजेट ऑफ इंडिया में। ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि इनमें से किसको नोटिफाई करना होता है हमें गजेट ऑफ इंडिया में। तो और नंबर 1 दे देंगे, ऐसे मान लीजिए ऑर्डर दे दिया, नंबर 2 ऑफिस ऑर्डर दे दिया, या फिर ऑफिस मेमोरेंडम दे दिया। ऐसे ऐसे करके 3 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसमें क्या होगा, हमें ये नोटिफिकेशन की याद रखना है कि नोटिफिकेशन को हमें नोटिफाई करना होता है किसमें, गजेट ऑफ इंडिया में। और ये यूज किसके लिए किया जाता है, मान लीजिए किसी ऑफिसर का प्रमोशन है, गजेटेड ऑफिसर का, या फिर अपॉइंटमेंट्स है नए ऑफिसर का, इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, नोटिफिकेशन इशू किया जाता है। अब बताए रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन क्या होता है कि कोई बड़ा कोई ऐसा, जैसे नोटिफिकेशन तो किसी ऑफिसर को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी हो गया, पर कोई अगर पॉलिसी रिलेटेड मैटर है तो उसको अगर नोटिफाई करना है ना, अगर गजेट ऑफ इंडिया में, तो वो क्या होगा,
उसके लिए क्या होगा, उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया जाता है। मान लीजिए कोई कमीशन बैठा, जैसे मान लीजिए फाइनेंस कमीशन बैठा या फिर अभी पे कमीशन बैठा, तो उसके लिए क्या होगा, रेजोल्यूशन पास होगा। नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा। नोटिफिकेशन छोटे मैटर्स के लिए होता है और रेजोल्यूशन क्या होता है, बड़े मैटर के लिए होता है। जैसे कोई पॉलिसी रिलेटेड मैटर है या फिर कोई कमीशन की सेटिंग करना है, या इन इन चीज़ों से मतलब जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो रेजोल्यूशन में बेस होगा। मान लीजिए कोई इंक्वायरी करवानी है किसी की, तो या इंक्वायरी से रिलेटेड कोई मैटर है, तो वो भी क्या होगा, वो भी इसमें आएगा। कमेटी आप बनानी है, उसकी इंक्वायरी की कमेटी बनानी है, तो वो क्या होगा, वो भी होगा इसमें, रेजोल्यूशन के अंदर आएगा। अब आता है प्रेस कम्युनिक या प्रेस नोट। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आया था MCRE में। तो जो क्वेश्चन मतलब जिनसे आते हैं मैं बता दे रहा हूँ उनको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इनमें से तो मतलब ये जो मैंने बताया है लेटर से लेके अभी तक, या आगे एक दो जो पॉइंट मैं बताऊँगा, इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा टेस्ट में। तो चलिए हम देखते हैं प्रेस कम्युनिक क्या होती है। प्रेस कम्युनिक कोई भी गवर्नमेंट जैसे डिसीजन देती है या किसी को मतलब वाइडली पब्लिश करना है उसे, तो मान लीजिए जैसे किसी चीज़ पे उसने डिसीजन लिया, अब उसे वाइडली पब्लिश करना है, तो वो क्या करेगा, प्रेस के सामने कम्युनिकेट करते हैं। और इससे क्या करता है, प्रेस कम्युनिक के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इसे एडिट नहीं किया जा सकता है। प्रेस कम्युनिक को नहीं किया जा सकता, एडिट नहीं किया जा सकता है इसको। या फिर अमेंड भी नहीं किया जा सकता है इसको। मतलब इसमें एडिट का याद रखना कि इसको एडिट नहीं किया जा सकता है, लेकिन नोट को क्या होता है, नोट को एडिट किया जा सकता है या फिर थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा सकता है। और प्रेस कम्युनिक क्या होगी कि एज इट इज़, जैसे ये बनाया गया है वैसे इसको प्रेस के सामने कम्युनिकेशन करना पड़ता है। प्रेस कम्युनिक यूज किस लिए किया जाता है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे सपोज करिए कि कोई ऐसा मान लीजिए कोई कमीशन बनाया, उसमें कमीशन का चेयरमैन कौन है, मेंबर्स कौन कौन होंगे, इनके लिए जो मतलब जैसे SC ST कमीशन बनाया जब गवर्नमेंट ने, तो उसको एक प्रेस कम्युनिक देनी पड़ेगी। जैसे EWS के लिए एक कमीशन बनाया था इंक्वायरी करने के लिए कि इनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रखना जरूरी है कि नहीं, तो उसके लिए क्या हुआ था, प्रेस कम्युनिक की गई थी, नोट निकाले गए थे, फिर उन्होंने इंक्वायरी करी और उनको जो भी लगा उन्हें पाया, और फिर 10% रिजर्वेशन दिया गया था। अभी देखते हैं इंडोर्समेंट के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडोर्समेंट। अगर हमारे पास ऐसी कोई रिसीट आती है जो हमसे रिलेटेड नहीं है, मान लीजिए जो हमारे मतलब हमारे जो हम जो काम कर रहे हैं वो उस पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम जब रिप्लाई में क्या करेंगे, हम इंडोर्समेंट भेजेंगे उसे। कि इंडोर्समेंट का फॉर्मेट है कि ए कॉपी ऑफ ईच पेपर ऑफ मेंशन बिलो इज फॉरवर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन। तो इन मतलब ये इसका फॉर्मेट होता है कि ये हमारे काम से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरी जगह भेजिए। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट से या किसी अदर बॉडी से आया है, तो उसको हम क्या करेंगे, इंडोर्समेंट नहीं भेजेंगे, उसको हम लेटर भेजेंगे कि ये फलाना वर्क जो है वो हमारे इसमें नहीं आता है, इसको हम, तो उसमें मतलब भेजने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लेटर का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे डिपार्टमेंट का है तो उसमें हम क्या करेंगे, एंडोर्समेंट का यूज करेंगे। अब आता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या होता है, मतलब कोई एक मीटिंग हुई है, डिस्कशन हुआ, तो इमीडिएटली उसके आफ्टर मीटिंग के जो सर्कुलेट हो जाती है उसे क्या होता है, कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को भेजना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले कुछ रिकॉर्ड्स करना पड़ता है। जब हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो हम भेजेंगे क्या। और मिनट को रिकॉर्ड कौन करता है, स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट करते हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे 120 या 100 या 80 मिनिमम, तो रिक्वायरमेंट के टाइम पे भी, रिक्रूटमेंट के टाइम पे 80 वर्ड पर्सनल असिस्टेंट जो स्टेनोग्राफर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है जब, तो 80 वर्ड तो लेते हैं। उसके बाद जो PA होता है उसकी एटलीस्ट स्पीड होती है 100 to 120 होती है रिकॉर्ड करने की, तो वो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या क्या रिकॉर्ड करता है वो, कि डेट हो गया, जिस डेट को वो, ये सब चीज़ें पहले ही मेंशन हो जाएंगी, डेट टाइम वेन्यू ऑफ मीटिंग, जहाँ पे मतलब मीटिंग हो रही है, क्या क्या उसमें कौन कौन मेंबर हैं, मीटिंग को चेयर कौन कर रहा है, ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद जो मीटिंग में डिस्कशन होगा, मान लीजिए फलाना ऑफिसर ने ये बोला, उसके बाद इस ऑफिसर ने ये बोला, ये सब चीज़ें जो रिकॉर्ड होंगी या उससे जो कंक्लूजन निकल के आएगा, ये सारा किस में रिकॉर्ड होगा, ये सारा रिकॉर्ड होता है मिनट में। मिनट उसको मिनट्स कहते हैं।
और मिनट्स को रिकॉर्ड करने के बाद उसे कंसर्न जो मेंबर पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें उनको भेजना होता है। अब करस्पॉन्डेंस विद अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। मान लीजिए कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस है या अटैच्ड ऑफिस है, वो अपने मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को कैसे कम्युनिकेट करेगा? वो लेटर में तो कर नहीं सकता है, क्योंकि लेटर किसके लिए है? आउटसाइड ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए है या आउटसाइड ऑफ द मिनिस्ट्री के लिए है। वो किस फॉर्मेट में फिर कर सकता है? या तो एक तो नोटिंग के फॉर्मेट में कर सकता है, नोट कर सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? ईमेल कर सकता है। तीसरा क्या होता है? ई फाइल भी कर सकता है। तो अगर जब ये दोनों नहीं थे, जब तब क्या की जाती थी? नोटिंग ही की जाती थी। अभी क्या हो गया है? ईमेल और ई फाइल भी ऐड हो गया है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ये जो सबऑर्डिनेट ऑफिस या अटैच्ड ऑफिस है, उनसे हम लेटर कम्युनिकेशन करने के लिए लेटर का यूज नहीं करेंगे। इसमें अगर मान लीजिए हमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का रेफरेंस देना है, तो वो किसके थ्रू जाएगा? वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू जाएगा। अगर सेम इसी तरह अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ या स्टैचूरी अथॉरिटीज़ को अगर कोई ऐसे कंसर्न करना है या रेफरेंस देना उनका, तो वो किसके थ्रू जाएगा? वो ईमेल के थ्रू नहीं जाएगा। वो कैसे जाएगा? वो इसमें लेटर जाएगा और एड्रेस क्या होगा? एड्रेस टू द प्रिंसिपल होगा। मतलब जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन होगा। ये यहाँ पे दिया है। पहले बात तो ये कहाँ से मतलब एक जैसे मान लीजिए कोई ऑटोनोमस बॉडी है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भेज रही है, उनसे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, और या स्टैचुरी बॉडी को करना है किसी ऑटोनोमस बॉडी से, या फिर स्टैचुरी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से करना है, मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी से करना है जब, तो वो क्या करेगी? वो वहाँ पे क्या भेजेगी? लेटर भेजेगी। और किसको भेजेगी? प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। प्रिंसिपल को भेजेगी या फिर सेक्रेटरी ऑफ कमीशन को भेजेगी। रेफरेंस टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर इनका रेफरेंस देना है कैग का, तो ये किसको दिया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू दिया जाएगा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू ही दिया जाएगा ये। अगर कोई करस्पॉन्डेंस करनी है विद यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, मान लीजिए दिल्ली हुआ या दमन दीव हुआ, इन सब स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब यूनियन टेरेटरी से कोई करस्पॉन्डेंस करनी है, तो वो किस फॉर्म में होगा? पहले बात तो वो लेटर के फॉर्म में होगा। और अगर इन स्टेट्स में जो यूनियन टेरेटरी, इनसे किसी डिपार्टमेंट्स करनी है, तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से की जाएगी। अगर यूनियन टेरेटरी से करनी है, तो वो किससे की जाएगी? ये किसको एड्रेस किया जाएगा इसमें? चीफ सेक्रेटरी को। ये याद रखना कि यूनियन टेरेटरी है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? चीफ सेक्रेटरी आ जाएगा, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है। सेम ऐसे दिल्ली के केस में क्या होगा? मान लीजिए दिल्ली के केस में क्या है? दिल्ली में कौन है? चीफ सेक्रेटरी है। और चंडीगढ़ में कौन है? सीजी में एडमिनिस्ट्रेटर है। करस्पॉन्डेंस विद स्टेट गवर्नमेंट। अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई कॉरस्पॉन्डेंस करनी है, तो वो कैसे करनी पड़ेगी? वो भी हम किसको रेफ़र करेंगे? उसमें भी हम रेफ़र करेंगे चीफ सेक्रेटरी को। ये भी इसमें चीफ याद रखना, कोई भी स्टेट से करते हैं तो चीफ सेक्रेटरी को हम एड्रेस करेंगे। और इसमें डेमी ऑफिशियल लेटर का भी यूज किया जा सकता है। अगर मतलब जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, दिस लेवल शैल नॉट बी बिलो द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। मतलब जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे का लेवल नहीं होना चाहिए। अगर हम किससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट से कर रहे हैं, तो इसमें डेमी ऑफिशियल लेटर का भी मतलब कर लेते हैं इसमें यूज। बाकी मैक्सिमम यूज होता है इसमें किसका? लेटर का यूज होगा। और लेटर किसके नाम पे होगा? चीफ सेक्रेटरी के नाम पे होगा। अब आता है करस्पॉन्डेंस विद लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटरीट। अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा का सेक्रेटरी है, तो उससे कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए क्या होगा? हम डायरेक्टली लोकसभा या राज्यसभा के चेयरमैन से नहीं करेंगे कोई कम्युनिकेशन, या एमपी से नहीं करेंगे। हम उनके क्या करेंगे? लोकसभा या राज्यसभा के सचिव से करेंगे, सेक्रेटरी से करेंगे।
हम उनके स्पीकर या चेयरमैन को डायरेक्टली कोई नोट नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद आता है करस्पॉन्डेंस विद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वीआईपीज। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कोई कम्युनिकेशन रिसीव होती है तो उसको हम कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन रिसीव फ्रॉम मेंबर एमपी एंड वीआईपीज शुड बी अटेंडेड टू प्रॉम्प्टली, मतलब प्रॉम्प्टली अटेंडेड इसको करना अटेंड करना है। यदि कोई सेम इसी तरह अगर आता है कि यदि कोई मतलब इसको नोट कर लेना, प्रॉम्प्टली अटेंडेड होगा इसमें। अगर कोई मेंबर एमपी के साथ से कोई कम्युनिकेशन आती है या फिर कोई वीआईपी से आती है, ये स्टार मार्क लगा लीजिए इस पर। व्हेन ए कम्युनिकेशन इज एड्रेस्ड टू ए मिनिस्टर इट शैल एज फार एज पॉसिबल बी रिप्लाइड टू बाई मिनिस्टर हिमसेल्फ। मान ली इसमें कहने का मतलब है अगर कोई मिनिस्टर से कोई कम्युनिकेशन आती है तो उसे एटलीस्ट मिनिस्टर ही रिप्लाई करेगा। अगर मिनिस्टर अब्सेंस होता है तो वो कौन करेगा, सेक्रेटरी कर सकता है ओनली। या तो वो मिनिस्टर करेगा, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कोई मैसेज भेजा जाता है, कोई कम्युनिकेशन होता है एमएचए से, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को, एमएफए को होता है। तो ये कम्युनिकेशन कौन करेगा, ये तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। इनके लिए कई सारे सेक्रेटरीज भी होते हैं इनके। तो इनमें जो हाईएस्ट सेक्रेटरी होगा, सबसे टॉप मोस्ट सेक्रेटरी होगा, जिसमें मतलब जो सबसे सीनियर होगा वो करेगा, या तो फिर मिनिस्टर्स आप करेंगे। एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट है, अगर कोई एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कोई आती है, कोई कम्युनिकेशन आता है या फिर मिनिस्टर से आता है, तो उसको रिप्लाई कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। और सेक्रेटरी के लेवल क्या होना चाहिए, जॉइंट, एटलीस्ट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल होना चाहिए उसको। अगर एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, जो एक्स एमपी है, उससे कोई कम्युनिकेशन आता है तो उसको एटलीस्ट जॉइंट सेक्रेटरी का लेवल होना चाहिए। या फिर जो कंसर्न ऑफिसर है, मान लीजिए कंसर्न ऑफिसर ने को उसने एक्स एमपी ने कोई कम्युनिकेशन के लिए भेजा है, तो कोई कम्युनिकेशन करना है तो उसे कोई, या फिर कोई करस्पॉन्डेंस करना है तो मतलब ऐसे एक्स एमपी से आया कोई, मान लीजिए कोई करस्पॉन्डेंस आता है, तो या तो वो कौन करेगा, जॉइंट सेक्रेटरी करेगा, या फिर लोवेस्ट जो रैंक होगी उसकी अंडर सेक्रेटरी हो सकती है। इससे नीचे कोई रैंक का ऑफिसर उसकी कम्युनिकेशन नहीं करेगा, कोई करस्पॉन्डेंस पे मतलब नहीं करेगा। वो कौन करेगा, एटलीस्ट अंडर सेक्रेटरी होनी चाहिए उसे। और इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, टू द पॉइंट, और बहुत पोलाइट लेटर फॉर्म होना चाहिए एकदम। मतलब हमेशा पोलाइट फॉर्म में ही कम्युनिकेशन करना है, पोलाइट लेटर फॉर्म में। एक बार टाइम देख लेते हैं। अगर हमें मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन या रिसीव हुआ, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस रिसीव हुआ, कहाँ से, किसी मिनिस्टर या वीआईपी या मतलब इन जो ऊपर के 3-4 लोग थे, जैसे एक्स एमपी हुआ या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ या मिनिस्टर हुआ, उससे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस रिसीव होता है। तो रिसीव होने के, जब हमें रिसीव हुआ तो उसके 15 दिन के अंदर हमें एक्नॉलेज करना होता है, एसीके भेजना होता है, एक्नॉलेजमेंट भेजना होता है कि हाँ, हमें आपका ये कॉरेस्पॉन्डेंस रिसीव हो गया है। अब उसके उसके मतलब जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए 31 तारीख महीने की लास्ट डेट को भेजा, तो अगले 15 तारीख तक उसको एसीके भेजना है, और उसके अगले 15 दिन के अंदर रिप्लाई भेजना है उसका। तो टोटल टाइम कितना हो जाता है, 30 दिन हो जाता है। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई कम्युनिकेशन करनी है तो, या कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, तो वो किसके थ्रू होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू होगा। ये चीज़ याद रखना, इसमें इतना काफ़ी है। इसके बाद आता है चैप्टर 7, ड्राफ्टिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब मैं कोशिश करूँगा इसको नेक्स्ट वीडियो में करने के लिए, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया और टाइम भी काफ़ी हो रहा है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अब इसका पार्ट 3 लाऊंगा, तो इसमें एक मतलब वो ज़्यादा, अब इसके बाद कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, मैक्सिमम मान लीजिए 20-25 मिनट में कवर हो जाएगा, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और ये ड्राफ्टिंग ऑफ कम्युनिकेशन के बाद एक आता है फाइल नंबरिंग सिस्टम, चैप्टर 8 में है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है उससे भी।
तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।